हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। ये हमारी हिंदू लॉ की नेक्स्ट वीडियो है और हमारा द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चल रहा था, जिसमें हमने सेक्शन 15 तक कवर कर लिया था। अब इसमें 2 सेक्शन और बचते हैं, 16 और 17। तो वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 16 सेक्शन कहता है हमारा दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ों के बारे में उद्धारणा। कुछ नहीं है इसमें, कोर्ट की प्रजम्पशन की बात की जा रही है कि अगर कोर्ट के पास कोई ऐसी अडॉप्टेड डीड पहुंचती है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जितने भी पीछे प्रोविज़न दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक सेक्शन, उन सब को फॉलो किया गया है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा। ठीक। 17 कहता है कुछ संदायों का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तो इसका क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई अडॉप्शन चल रहा है, अडॉप्शन हो रहा है या अडॉप्शन किया जा रहा है, तो उसमें जो नेचुरल पेरेंट्स हैं वो अडॉप्टिव पेरेंट्स से किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, किसी भी तरीके की कंसिडरेशन के लिए कह नहीं सकते वो। अगर वो कहते हैं तो क्लॉज 2 में इसके उसका पनिशमेंट दिया हुआ है, जो कि 6 महीने तक का है। फाइन भी दिया हुआ है इसमें, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। क्लियर। क्लॉज 3 कहता है इसका कि अगर ऐसा कोई कंसिडरेशन सामने आता है और उनके ऊपर केस करना है, तो प्रोसिक्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जिस भी ऑफिसर को ऑथराइज्ड किया है इसके लिए, उसकी पूर्व मंजूरी ज़रूर लेनी पड़ेगी। बिना उसकी पूर्व मंजूरी के अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा। मतलब प्री सैंक्शन ज़रूरी है, प्री सैंक्शन के बिना प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जिस किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज्ड किया है इसके लिए। तो ये 16, 17 कवर हो गया और यहीं तक आपका अडॉप्शन का पोर्शन है। अब इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टर 3, जो कि मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 17 तक आपका अडॉप्शन का पार्ट है और 18 से लेके 28 तक आपका मेंटेनेंस का पार्ट है। तो मेंटेनेंस के पार्ट में हम सारा नहीं पढ़ेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट 22 तक ही है केवल। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करता है। इसमें क्या कहा है? क्लॉज 1 कहता है इसका कि हिंदू वाइफ, चाहे उसकी मैरिज इस एक्ट से पहले हुई हो चाहे बाद में, अपने जीवन काल में अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। क्लियर। 2 कहता है कि कौन सी कंडीशन है जिनमें वो मेंटेनेंस पाने की हकदार है। तो ये बताता है कि पहली कंडीशन है, ए कहता है इसका डिजर्शन, मतलब अभित्याग। भाई बिना किसी कारण के बेवजह हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, ना उसकी इच्छा थी ऐसी और ना उसकी सहमति थी अलग रहने की, और नेगलेक्ट उसको करता रहता था वो, और उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अलग रहने पर वाइफ उससे मेंटेनेंस की हकदार है पाने की। बी कहता है क्रूएलिटी, इतना मारता पीटता है कि भाई साथ रहना है ही, हो ही नहीं सकता, कोई चारा ही नहीं बचा साथ रहने का कि साथ रह लिया जाए, छोड़ने के अलावा और कोई मौका ही नहीं है। ठीक, कि भाई उसकी लाइफ इतनी डेंजर जोन में पड़ जाएगी अगर साथ में रहेगी, इतनी क्रूएलिटी की जाती है उसके साथ, तो वो मेंटेनेंस पा सकती है अलग रहकर। इसमें सी क्लॉज इसका ओमिट हो गया है क्योंकि लेप्रेसी 2019 के पर्सनल लॉ अमेंड एक्ट से ख़त्म कर दी गई है। तो डी क्लॉज कहता है कि यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, अगर कोई और उसकी पत्नी जीवित है तब भी वो उससे जो वाइफ है उसकी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। ई कहता है कि उसने कोई कॉन्क्यूबाइन रख रखी है अपने यहाँ, या कॉन्क्यूबाइन के पास जाता है कहीं और, तब वो उसके पास तब उसकी वाइफ उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है। एफ कहता है कि भाई उसने धर्म चेंज कर लिया, रिलीजन बदल लिया और वो हिंदू ना रह गया हो हस्बैंड, तब उसकी वाइफ उससे मेंटेनेंस पाने की हकदार है। और जी कहता है कि कोई और न्यायोचित कारण हो, कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई कोई और जस्टिफाइड रीज़न है
तब वो मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन 3 कहता है कि इसका क्लॉज 3 कहता है कि किन कंडीशन में वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। कब नहीं होगी? यदि कोई हिंदू पत्नी असती है, मतलब वो क्या है, अनचेस्ट है, सती नहीं रह गई हो, या उसने रिलीजन चेंज कर लिया हो, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो और उसके वजह से वो हिंदू ना रह गई हो, तो वह अपने पति से अलग निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। तब वो मेंटेनेंस पाने की उससे हकदार नहीं है। ठीक है। अब इसमें केस आता है जसवीर कौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून 1997, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें कहा है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत पति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। It is the liability of husband under the Hindu Adoption and Maintenance Act that he gives maintenance to his wife। ठीक है। दूसरा केस आता है इसमें विमल बेन अजीत भाई पटेल वर्सेस वत्सला बेन अशोक भाई पटेल, 2008 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें कहा कि पत्नी का भरण पोषण पति का वैयक्तिक दायित्व है। वैयक्तिक दायित्व, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड। सच ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मदर इन लॉ। पूरी बात ये कही गई है, लेकिन आपको इस सेक्शन के थ्रू इतना ही याद रखना है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड। पत्नी का भरण पोषण पति का वैयक्तिक दायित्व है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की। तो 19 कहता है कि विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। अब भाई, जब तक पति था तो पति के ऊपर था, ऑब्लिगेशन है उसका कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे या उसको मेंटेन करे। अब बात आती है कि विडो डॉटर इन लॉ की बात आती है। तो इसका क्लॉज 1 कहता है कि कोई हिंदू पत्नी, चाहे शादी इस अधिनियम से पहले हुई हो या बाद, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। किससे लेगी? फादर इन लॉ से अपने। कब? लेकिन इसमें पहले कह दिया है, परंतु यह तब जबकि उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। भाई, उसकी अर्निंग नहीं है इतनी कि वो अपने आप को मतलब मेंटेन कर पाए, या उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वो मेंटेन ना कर पा रही हो अपने आप को, या उस दशा में जहाँ उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी संपत्ति नहीं है। भाई, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वह निम्नलिखित में से किसी से अपना भरण पोषण अभी प्राप्त करने में असमर्थ हो। या इसके अलावा भाई, अगर उसके अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से, यानी कि अगर उसके हस्बैंड से उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है वो हो, या उसके फादर की कोई प्रॉपर्टी हो या मदर की कोई प्रॉपर्टी हो, उससे मेंटेन करने में अपने आप को वो असमर्थ है, नहीं कर पा रही है उससे। या अपने पुत्र या पुत्री से अगर कोई है और उनकी प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तब वो अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। क्लॉज 2 क्या कहता है कि यदि ससुर के अपने कब्जे में की ऐसी कोपासनरी प्रॉपर्टी से जिसमें से पुत्र वधू को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ है, भाई कोई उनकी कोपासनरी प्रॉपर्टी है और उसमें से जो डॉटर इन लॉ है विडो, उसका कोई उसमें हिस्सा नहीं है, ससुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो धारा 1 के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। अगर वो खुद ही अपना भी नहीं कर पा रहे मेंटेनेंस, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा भी नहीं है, और ऐसी बाध्यता का पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा। और अगर ऐसे में अगर डॉटर इन लॉ रीमैरिज कर लेती है तो फिर ससुर
उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है ससुर के ऊपर। ऐसा है ना कि हस्बैंड, जब हमने बात 18 की करी तो हस्बैंड की अपनी वाइफ को मेंटेन करने का पर्सनल ऑब्लिगेशन है वहाँ पर, हमने यही तो पढ़ा केस में। लेकिन यहाँ ससुर के ऊपर पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए अगर वो अपना खुद का भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई फिर वो दूसरे का कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ऐसी बाध्यता का पुत्र वधू के पुनर्विवाह में अंत हो जाएगा, और वो अगर रीमैरिज कर लेती है तो यहाँ पे उसका अंत हो जाएगा। अब इसमें केस की तो ज़रूरत नहीं है, 20 की बात करते हैं। 20 कहता है अपत्य और वृद्ध जनकों का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट। इसका क्लॉज 1 कहता है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज, मतलब लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और वृद्ध या शिथिलांग जनों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। ठीक, किस किस का, कि भाई बहुत बूढ़े माँ बाप हैं उनका, या बूढ़े माँ बाप हैं उनका, और लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो उस चिल्ड्रन का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। 2 कहता है जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अप्राप्त रहे वह अपने पिता या माता से भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा, लेकिन कब तक, जब तक वो माइनर है। माइनर होने तक वो मेंटेनेंस पाने का हकदार है। 3 कहता है किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का या किसी पुत्री का जो अनमैरिड है भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक, अगर वो अपना खुद को मेंटेन नहीं कर सकते अपने खुद के किसी भी अर्निंग से, तो क्या होगा, जो मेंटेनेंस की यहाँ, जिस मेंटेनेंस की यहाँ बात की गई है, तब वृद्धजन को या किसी पुत्री या अविवाहित पुत्र हो भरण पोषण करने के बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक वो अविवाहित पुत्री या जो भी हैं अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, तब तक। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि जनक के अंतर्गत निसंतान सौतेली माता भी आती है, स्टेप मदर भी आती है जिसके कोई संतान नहीं है। ठीक है, अब इसमें केस आता है श्रीमती विजया मनोहर वर्सेस काशीराव राजा राम, 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा है एक विवाहिता पुत्री अपने वृद्ध तथा अक्षम पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। A married daughter is liable to maintain her old and incapable father। किसमें कही है, श्रीमती विजया मनोहर वर्सेस किशोर राव काशीराव राजाराम, काशीराव राजाराम 1987 का केस है ये। अब 21 हम पढ़ें उससे पहले 22 की बात करते हैं, क्योंकि वो तभी समझेंगे। पहले 22 देखते हैं। 22 में कहा है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, आश्रितों का भरण पोषण। आपको ये समझ में आ जाएगा तो 21 आप खुद रीड करके समझ लेंगे कि उसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। आश्रितों का भरण पोषण, 1 कहता है क्लॉज कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन यह है कि मृत हिंदू के वारिस मृतक के विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। अब इसको इस तरह से समझिए कि भाई ए है, उसका बेटा है बी, ए के साथ उसकी वाइफ है और उसकी वाइफ की मदर है, तो ए की डेथ हो जाती है और ए अपनी पूरी वसीयत बी अपने बेटे के नाम कर जाता है। अब क्योंकि ए की पर्सनल ऑब्लिगेशन उसकी वाइफ की तरफ भी थी, ठीक है, और उसकी मदर की तरफ भी थी, वाइफ की मदर की तरफ भी थी, तो अब क्या होता है कि इसमें जब ए ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दी है
तो ये जो लाइबिलिटी है, ये जो डिपेंडेंसी है, ये बी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जब उसने प्रॉपर्टी ली है तो अब उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट हो गया? ए की पत्नी और उसकी माता, वो दोनों उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पर वो उनका मेंटेनेंस करने के लिए बाउंड है। ठीक। क्लॉज 2 कहता है जहाँ की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ या पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश, ये वही है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया, तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे अब। 3 कहता है जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश का होगा। मतलब इसमें जॉइंट लायबिलिटी नहीं आएगी, इंडिविजुअली रहेगी। जितनों ने लिया है उसी के हिसाब से वो मेंटेनेंस देंगे। ये नहीं होगा कि चलो इकट्ठा कर दिया एक साथ हमने और दे दो, नहीं, जॉइंट लायबिलिटी नहीं है यहाँ। तो 4 कहता है कि उपधारा 2 या 3 की किसी बात में अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी भी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है अन्य के भरण पोषण के लिए अभिदान करने का दायी नहीं होगा। अब भाई प्रॉपर्टी है, जो एक मतलब ए है, उसको अपने हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी मिली है और उसके हस्बैंड ने मरने से पहले ये कहा था कि इस प्रॉपर्टी से 700 रुपये आप मेरी वाइफ को देंगे। ठीक है। अब वो मर जाता है, उसके बाद उसकी वाइफ के पास वो प्रॉपर्टी, और जबकि वो प्रॉपर्टी खुद भी उसकी वाइफ के पास ही जानी है क्योंकि उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट भी है क्योंकि 18 के थ्रू उसके पास पहुंच जानी है, लेकिन वो फिर भी डिपेंडेंट है। तो जब वो प्रॉपर्टी में से 700 रुपये उसको मिलते हैं, वो 700 रुपये में अपना खर्चा नहीं चला पा रही है। अब उसके साथ उसकी माँ भी रह रही है एक ही। तो क्या होता है कि जब वो खुद ही नहीं अपना मेंटेन कर पा रही है तो भैया उसकी माँ को कैसे मेंटेन करेगी वो। ठीक, यही बात इसमें कही गई है कि जब आप खुद का नहीं कर पा रहे हो मेंटेन तो आप दूसरे का कैसे करोगे। इसके लिए यहाँ पर ये बात बोली है कि अन्यों के भरण पोषण के लिए अभिदाय करने का दायी नहीं होगा यदि जो अंश या भाग उसे अभी प्राप्त हुआ है उसका मूल्य उससे जो उसे भरण पोषण के रूप में उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित हो, कम हो और कम हो जाए यदि अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाए। ठीक है। अब समझते हैं 21 को। 21 में क्या कहा है? डिपेंडेंस की जो जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। आश्रित कौन कौन होंगे? पिता, माता और विधवा, ये सब आप पढ़ लेना। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये सब आप पढ़ लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं सीधे 23 देखते हैं। इसमें 23 कहता है भरण पोषण की रकम, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। क्लॉज 1 कहता है इस बात को अवधारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या कोई भरण पोषण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिलवाया जाए, यदि दिलवाया जाए तो कितना, और ऐसे करने के लिए न्यायालय यथास्थिति उपधारा 2 या 3 में उपवर्णित बातों को जहाँ तक कि वे लागू हैं सम्यक रूप से ध्यान में रखेगा। भाई उनकी सिचुएशन देखी जाएगी कि क्या है, कैसी है, उसके बेस पे मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। और अगर उनकी सिचुएशन में कोई चेंज होता है तो मेंटेनेंस में भी उसी अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो इसमें बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। बाकी का पोर्शन तो रीड करने लायक है, वो आप लोग खुद देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।